नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आदरणीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री श्यामचंद गुप्ता जी, श्री केशव जी गुप्ता, श्री अक्षय गुप्ता जी, श्री गोपाल शर्मा जी, डॉक्टर सुरेश ओगप्पा, श्री राजीव कुमार जी, और जो डाइस पे और डाइस के नीचे जो महानुभाव हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे लिए ये बहुत प्रिविलेज की बात है कि आज पहली बार मुझे एनएमएस के सेमिनार में भाग लेने का मौका मिला और अपनी बातें रखने का मौका मिला। मेरे से पहले माननीय सांसद श्री श्यामचंद गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इस वक्त डेयरी इंडस्ट्री किस कगार पे पहुंच गई है, तो इसके बारे में हमारा भी कुछ मंतव्य है, हम अपनी बातें रखेंगे। क्या कारण है और क्या आगे के कोई भी प्रॉब्लम हो उसके दो सोल्यूशन होते हैं, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। तो जो ये प्रॉब्लम है इसके भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही सोल्यूशन सोचने पड़ेंगे कि दोबारा से ऐसी प्रॉब्लम कम से कम हो। मैं दिल्ली में जब अभी एयरपोर्ट से आ रहा था तो मुझे अपने बचपन की बातें याद आ रही थी। मैंने अपना बचपन दिल्ली में गुजारा, आरकेपुर में स्कूल में पढ़ता था, 70s की बात है। तो उस वक्त किसी भी दिल्ली वाले के लिए सबसे अगर कोई पॉजिटिव चीज होती जो दूसरों को दिखा सकता था वो था डीएमएस का एल्यूमिनियम का कार्ड, दूध की 2 बोतल लेने के लिए। और वो 2 बोतल का कार्ड लेने के लिए भी आपको किसी कॉर्पोरेट किसी की रेफरेंस की जरूरत पड़ती थी, किसी ऑफिसर की। और वो कार्ड होगा भी 2 बोतल का, तो जरूरी नहीं कि आपको सुबह डीएमएस के बूथ पे जाके दूध मिल जाएगा। आपको 2 घंटे अगर सुबह 6 बजे बूथ खुलता था तो 4 साढ़े 4 बजे लाइन में लगना पड़ता था, और अगर शाम को 5 बजे बूथ खुलता था 2-2:30 बजे लेडीज को लाइन में लग के वहीं पे सब स्वेटर बुनना, सब्जी खरीदना, सब कुछ वहीं करती थी। हम 4 भाई हैं तो सबकी एक दिन ड्यूटी लगती थी कि आपको लाइन में खड़े होकर 2 बोतल लेनी है। किस्मत हो कि मिलेगी, आगे वालों को मिलेगा, पीछे वालों को तो मिलता ही नहीं था। वो दिन थे दिल्ली में। और वो भारत की जान सकता मैं देश की राजधानी में 70 में ये हाल था। तो काफी आपको डेटा दिया सब। आप देखिए 1940 से लेके 1970-75 तक भारत में दूध का प्रोडक्शन 20 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास ही था। और भारत की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। जो पर कैपिटा कंजम्पशन जब भारत आजाद हुआ 135 ग्राम पर पर्सन थी, वो घट के 110 ग्राम हुई 1970। कारण क्या था? प्रोडक्शन बढ़ रहा था, पॉपुलेशन बढ़ रही थी। फिर उसके बाद आप सबको मालूम है जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने व्हाइट रेवोल्यूशन किया, ऑपरेशन फ्लड 1, 2, 3 किया, तो 1975-76 में से आज तक हमारी भारत की पॉपुलेशन 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। और उसके बनिस्बत भी पर कैपिटा वेलोसिटी जो 110 ग्राम थी आज बढ़ के 330 ग्राम हो गई। ये भाई साहब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ बातें मत कीजिए, आप यहाँ के बैठिए, यहाँ के बैठिए, आपको अच्छा सुनने को मिलेगा। तो ये क्यों हुआ? देखिए हम जिस उद्योग में हैं, ये डेयरी उद्योग में 2 मेन स्टेक होल्डर्स हैं। एक दूध प्रोड्यूस करता है और एक दूध की खपत करता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड में इन 2 को लिंक कर दिया। गांव में जो दूध प्रोड्यूस करता है और जो मार्केट में कंज्यूमर को एफिशिएंटली लिंक किया, जो कंज्यूमर पैसा देता है उसका 80% जाके फार्मर को देना शुरू किया, तो दोनों ऊपर है, खपत भी बढ़ी और प्रोडक्शन भी बढ़ी। और उसकी वजह से पूरे विश्व में भारत आज सबसे नंबर 1 कंट्री बन गई है। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, और मैं कहता हूँ सबसे अच्छी बात यह है कि भारत विश्व का सबसे ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर ही नहीं, सबसे ज्यादा खपतकार भी देश है। अगर किसी कंट्री में प्रोडक्शन भी ज्यादा हो और खपत भी हो, वो सबसे व्यापार के लिए और सब स्टेक होल्डर्स के लिए सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आप पूरे विश्व में देखें, न्यूजीलैंड की बात करते हैं, फॉरनर बात करते हैं, वो जितना प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ 5% ही करता है, 95% को एक्सपोर्ट करते हैं। और वहाँ के किसान की क्या हालत आज, जो पिछले साल उसको $8.5 से $9 पर केजी फैट वो केजी मिल्क सॉलिड्स का मिल रहा था, आज 4 सवा 4 नहीं मिल पा रहा। वहाँ की पूरी इकोनॉमी डाउन हो गई है, टैक्स को पैसा नहीं मिल रहा।
क्यों? वो 95% एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। यूरोप का क्या हुआ? अभी रशिया ने इंपोर्ट बैन किया, मार्केट में चाइना ने इंपोर्ट कम किया, तो वहां पे 25-30% एक्सपोर्ट होता था, वहां पे भी उनको कम मिल रहा है। फिर जहां पे आप या तो कमोडिटी पे डिपेंड है या दूसरी मार्केट पे डिपेंडेंट है, तो आप जो भी प्राइस में ऊंचे नीचे होते हैं उसमें आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं। इंडिया जैसे मेरे से पहले मानव ने बताया, हमारी खपत सबसे ज्यादा है, 4-4.5 लाख करोड़ की मार्केट है और ये 4 से 4.5% बढ़ रही है। इंडिया में अगर आज की तारीख में 157 मिलियन मीट्रिक टन प्रोडक्शन होता है, उसमें से 40% गांव में रह जाता है, जो बाकी का 60% बचता है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 1/3 ही ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है, 2/3 अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यूज में जाता है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। अगर मतलब 40% जो अभी भी लूज अनऑर्गेनाइज अनब्रांडेड में जा रहा है, हमको चाहिए कि कैसे इसको ऑर्गेनाइज, वो पोटेंशियलिटी है। जितना आप अनऑर्गेनाइज और ये लूज को आप ब्रांडेड में वैल्यूएटेड में लाएंगे, उतना ही आप ये प्राइस के ऊपर नीचे के खेल से बचेंगे। इंडिया में जिस हिसाब से कंजम्पशन बढ़ रहा है, आप देखिए आज अगर 330 ग्राम पर पर्सन है, जो हमारा एस्टिमेट कहता है कि 50 साल में 2050 में ये बढ़ के 850 ग्राम पर पर्सन हो जाएगा। कितना? 850 ग्राम, जो ऑलरेडी पंजाब में भी है और यूरोप में भी, ये बड़ी बात नहीं है। और तब हमारा मिल्क प्रोडक्शन कितना होगा? 590 मिलियन मीट्रिक टन। आज जो 157 है, 590 मिलियन मीट्रिक टन हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा बाय 2050। तो ये मार्केट है। तो जो भी इस डेयरी उद्योग से जुड़े हुए, चाहे वो उत्पादक हैं, चाहे प्रोसेसर्स हैं, चाहे मार्केटर हैं, हमारे लिए इतनी ज्यादा पोटेंशियलिटी है कि किसी भी और इंडस्ट्री में इतनी नहीं है। हमको बहुत से लोग बोलते हैं कि साहब आप अमूल में नाम बहुत अच्छा है, आप दूसरे फूड प्रोडक्ट्स में क्यों नहीं जाते, आप इस ब्रेड में जाइए, आप इस बिस्किट में जाइए, आप इसमें जाइए। तो हमको बोलते हैं ये तो बेवकूफ क्या बात है। अब हमारी डेयरी इंडस्ट्री जिसमें हम काम करते हैं उसमें 1/3 ऑर्गेनाइजर, 2/3 अभी पूरा बचा हुआ है, उसमें अगर हम मेहनत करें तो हमको ज्यादा मिलेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करें तो रिटर्न को ज्यादा मिलेगा। तो डेयरी उद्योग का भविष्य तो भारत में बहुत अच्छा है। अब हमको ये देखना है कि ये जो मार्केट तो है, क्योंकि भारत में जिस हिसाब से प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, लोगों की इनकम लेवल बढ़ रही है और लोग जिस तरह से अच्छे वैल्यू एडेड ब्रांडेड प्रोडक्ट में डिमांड तो है। अभी जो हम इतने डेयरी प्रोडक्ट्स वैल्यू एडेड बेच रहे हैं पैक, हमने देखा है कि हमारी जो वॉल्यूम ग्रोथ है हर प्रोडक्ट कैटेगरी में मिनिमम 10 से 12% पिछले 5 साल से आ रही है। और जो नए प्रोडक्ट मान लीजिए हमने बेवरेजेस लॉन्च किया, फूल किया, पनीर किया, टटर, उसमें 20, 30, 35% आती है। आप किसी FMCG से पूछ लीजिए, इतनी ग्रोथ किसी कैटेगरी में नहीं। तो कैटेगरी में ग्रोथ बहुत है। ओनली थिंग है कि इसको अपने को जो डेयरी उद्योग में लोग हैं को देखना है कि इस उद्योग में अगर हमको बढ़ना है तो कैसे सबको लेके साथ बढ़ना है। अगर कोई प्रोसेसर या मैं मार्केटर सोचूं कि मैं तो ऊपर जाऊं और चाहे किसान का मैं नहीं देखूंगा या कंज्यूमर का नहीं देखूंगा, तो आप नहीं बढ़ सकते। अगर किसान और कंज्यूमर खुश है, हैप्पी है, तो ही डेयरी उद्योग बढ़ेगा, वरना डेयरी उद्योग नहीं बढ़ सकता। आप सोचो कि मैं पैसा कमा जाऊं, किसान नहीं कमाएगा, तो आज क्या हालत हो रहा है पूरे विश्व में। अभी थोड़े दिन पहले लिथुनिया में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन होती है, जिसमें पूरे विश्व के लोग आते हैं। फोंटेरा के भी थे, यूरोपियन यूनियन के थे, सबको मुझे ऐसे ही बोलने को बोला गया। तो सब एक ही बात, हर लेक्चर में एक ही बात साहब कि ये मार्केट कब ऊपर आएगी। सब मर रहे हैं, सब मर। तो मैंने कहा इसकी जिम्मेवारी तो आप लोगों की है। क्यों? आज देखिए जो डेयरी उद्योग नीचे जा रहा है, किसान दूध का भाव कम हुआ, नुकसान किसको हुआ? नुकसान किसान को हुआ, उत्पादक हुआ है, ना तो किसी व्यापारी को हुआ, ना किसी प्रोसेसर को हुआ। क्यों? उसने तो अपने मार्जिन पे ना बेच ही रहा, ठीक है, कम ज्यादा बेच रहा है। और किसान को जो महाराष्ट्र में पिछले साल 25 से 27 रुपए मिल रहे थे, आज अगर 15 से 17 रुपए मिल रहे हैं, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की नहीं है। कैपिटली सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं है। जिम्मेवारी जो डेयरी उद्योग में लगे हुए लोग हैं उनकी है कि उन्होंने ऐसा काम नहीं किया
कि वो स्टेबल प्राइस किसान को दे पाए। आज अमूल इस लेवल पे क्यों पहुंचा है? डॉक्टर वर्गीस ने एक ही बात बोली कि जो भी करो ये किसान का उत्पादन है, आपको जो भी करना ऐसा करें कि स्टेबल और रेगुलेटरी प्राइस किसान को मिले, तभी वो इनकरेज रहेगा कि प्रोडक्शन ज्यादा। अभी फ्रंटियर वाले क्या करते हैं, 95% एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैंने उनके चेयरमैन को बोला आप कमोडिटी का एक्सपोर्ट करते हो और आज आप बोलते हो कि हमारे किसान को आधे से भी कम मिल रहा है, आप कमोडिटी का एक्सपोर्ट क्यों करते हो? आप मार्केटिंग क्यों नहीं करते वैल्यूएट करके? वो कहता है जी हमारे कंट्री में मार्केट नहीं, तो दूसरी कंट्री में जाइए, चाइना में जाइए, अफ्रीका में जाइए, वहां जाके दूध बेचिए। और दूध बेचकर मेहनत को करना नहीं चाहता सबको। जैसे इंडिया में बड़े बड़े लोग व्यापारी करते हैं कि ऑफिस में बैठ के फोन पे बैठ के धंधा करना है और फिर गवर्नमेंट को और किसान को गालियां देने की गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है। आपने क्या मेहनत की? देखिए आप डेयरी उद्योग में आप अपने घर की एग्जाम्पल लीजिए। आप अपने घर पे जितना भी 90% दूध आप दूध का यूज करते हैं, उसके बाद आप पनीर का यूज करते हैं, उसके बाद दही का यूज करते हैं, उसके बाद आइसक्रीम खाते हैं। तो घर में पाउडर खाता है? नहीं खाता ना। तो हम डेयरी उद्योग वाले क्यों पाउडर के पीछे लगे रहते हैं या 15 किलो घी के पीछे लगे रहते हैं? यही करते हैं और फिर कहते हैं कि मार्केट नीचे गिरी। अगर हम कमोडिटी बिजनेस में रहेंगे तो यही होगा। किसान बेचारा मर रहा है, आज किसान को भाव नहीं मिल रहा क्योंकि हमने मेहनत नहीं की। जो डेयरी उद्योग में लगे हमने मेहनत नहीं की, हमने उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स उसका दूध लेके नहीं बेचा, वो बेचारा मर रहा है। तो पहला अगर हमको ये डेयरी उद्योग को भविष्य में जिस तरह के समय को सबसे पहला ये करना है कि हमको कैसे ये कमोडिटी साइकिल से बाहर निकले। जब भारत में उत्पादन और खपत बराबर है तो कमोडिटी का बिजनेस क्यों हो? मुझे बताइए। जो जितना दूध हम ले रहे हैं उसका खपत तो हो रही है, तो क्यों नहीं उसकी वैल्यू एडेड फॉर्म में? क्योंकि आज हम अगर दिल्ली में हम गोल्ड मिल्क 48 रुपए का बेच रहे हैं, पिछले ग्राम तो भाव कम नहीं किए, घी के भाव कम नहीं किए, मक्खन के तो कम नहीं किए, तो नेचुरली किसान का भाव कम करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम भी सारा दूध पाउडर बना के बेचते तो 300 का 150 करते, तो आज हम अगर गुजरात में 40 रुपए दे रहे हैं तो हमको 20 रुपए देने पड़ते। तो सबसे पहले है कि हमको ये देखना है कि ठीक है शॉर्ट टर्म के लिए मैं बात करूं, लॉन्ग टर्म में हमको ये कैसे करना है कि हमको धीरे धीरे कमोडिटी बिजनेस से निकल के दूध या दूध की बाकी पैदाशों में वैल्यू एडेड या पैकिंग में जाने का, तभी हम इस बिजनेस को डेयरी उद्योग को आगे ले जा सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इंडिया में है, स्पेशली जहां पे हमारा एडल्ट्रेशन की है, दूध अभी भी आप चाहे मैं नहीं बात एग्जाम्पल करता नॉर्थ की, अभी भी आप देखें सबसे ज्यादा अगर किसी उद्योग में कंज्यूमर का माइंड खराब करता हुआ एडल्ट्रेशन है। हर रोज मीडिया पे देखते हैं कितना एडल्ट्रेशन। हम जिस भी मार्केट में जाते हैं हम जाके देखते हैं तो वहां इतना एडल्ट्रेशन होता है और उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर हम एडल्ट्रेटेड दूध लेके उसको प्रोसेस करके कुछ, तो कंज्यूमर के दिमाग में क्या बैठेगा कि मुझे दूध की कोई भी चीज खाने की नहीं है कि इसमें एडल्ट्रेशन है। तो सबको कैसे उसमें सरकार कर सकती कि कड़े से कड़े कानून बनाए कि ये एडल्ट्रेशन को कैसे चेक किया जाए, क्योंकि एडल्ट्रेशन दूध मार्केट को खत्म कर रहा है। एक डेयरी वाला नहीं लेता, दूसरा डेयरी वाला लेता, तीसरा अपने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इंडिया में जिस तरह एडिबल ऑयल है, आपको मालूम है कि भारत में पहले एडिबल ऑयल भी लूज दिखता था शहरों में, अभी उसको बैन रखा कि कोई भी एडिबल ऑयल लूज नहीं बिक सकता, सिर्फ ब्रांडेड पैक फॉर्म में बिकेगा। तो दूध भी एक इतना जो एडल्ट्रेशन का आ रहा है, सुनने को आ रहा है, क्यों नहीं दूध सिर्फ पैक फॉर्म में बिके, ताकि उसमें जिस मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा होगा, ब्रांड होगा, ताकि कल को उसमें अगर एडल्ट्रेशन हो, पानी मिला हो तो उसको पकड़ा जा सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और कस्टमर को भी लगे कि आज मैं जो भी दूध ले रहा हूँ उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसका कंजम्पशन बढ़ाएगा। एक और जो आजकल अच्छा चल रहा है जिसपे हमको काफी सोच विचार के आगे बढ़ना है, वो है काऊ मिल्क वर्सेस भैंस का दूध, गाय वर्सेस भैंस। देखिए मैंने जब आज से 34 साल पहले अमूल ज्वाइन किया था, हमारे गुजरात में हमारे पास 80% दूध भैंस का आता था, 20%
गाय का आता था, और आज की तारीख में हमारे पास तकरीबन 42% गाय का आता है और 58% भैंस का आता है। दूध का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो जो रेशियो की बात कर रहे हैं, अब बाकी राज्यों में भी जाएंगे तो गाय का अनुपात बढ़ता जा रहा है। अच्छी बात है, गाय का दूध भी होना चाहिए। अभी उसकी जबकि फैट की डिमांड बढ़ती जा रही है। कल ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पूरे यूएसए यूरोप में सडनली फैट की डिमांड बढ़ रही है, लोग घूम फिर के वापस बटर पे आ रहे हैं। अभी थोड़े महीने पहले टाइम्स वाले ने अपने पूरा फ्रंट पेज पे बोला था कि इतना आता था कि इसमें कोलेस्ट्रॉल ये है, वो क्या कहते हैं, वो मैं क्या कहते हैं उसको, अल्टरनेट वेजिटेबल ऑयल बेस्ड मार्जरीन का काफी उपयोग बढ़ गया था, पर अभी लोगों को रियलाइज है कि उसके नुकसान है, तो वापस से लोग बटर में जा रहे हैं। इंडिया में भी थैंक्स टू बाबा रामदेव गाय का घी का कंजम्पशन बहुत बढ़ गया, तो इससे सबको फायदा हो रहा है। तो गाय के घी, टोटल घी की मार्केट बढ़ रही है, गाय के घी की मार्केट बढ़ रही है, दूध भी लोग फुल फैट ले रहे हैं। तो ओवरऑल में हमारा ये है कि फैट की शॉर्टेज होती जा रही है, जिस हिसाब से दूध की खपत बढ़ती जा रही है और लोग गाय का दूध का उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं, तो फैट की मात्रा एवरेज कम होता जा रहा है। तो फ्यूचर में आपको ये देखना पड़ेगा कि इंडिया में डेयरी फैट का उत्पादन कैसे बढ़ा है। भैंस के दूध, मेरे ख्याल से तो भैंस के दूध का अपने को उत्पादन बढ़ाना ही पड़ेगा, तो फैट बहुत महंगा हो जाएगा। दूसरा है आजकल वो A1 A2 दूध का भी काफी चल रहा है, तो हमको ये देखते हैं भारत में तो ज्यादा A2 मिल्क ही होता है, जो कि अच्छा प्रोटीन जिसका माना जाता है, तो उसको कैसे एडवांटेज लिया जाए। तीसरा जो अभी माननीय शॉर्ट टर्म के लिए जो अभी दूध की जो पाउडर की इतनी सरप्लस स्टॉक रखे, तो हमने सब स्टेट गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं, जैसे हम गुजरात में बात कर रहे हैं, बाकी स्टेट में कि जो एक्स्ट्रा पाउडर है तो किया जाए, कैसे इसको एक्सपोर्ट किया जाए, कैसे इसको यूज किया जाए। तो एक मिड डे मील में भी दूध डाल दिया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हजारों करोड़ खर्चा कर रही है मिड डे मील में, तो उसमें हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आप 200 ml का फ्लेवर मिल्क का पाउच पैक देंगे। तो अगर 2 दिन भी देना शुरू कर दे ना साहब, तो सारा पाउडर गायब। ऑलरेडी काफी स्टेट ने शुरू कर दिया, गुजरात में भी हमने तकरीबन 45 तालुका में शुरू कर दिया। अभी हमारा जो प्रपोजल हमने दिया गवर्नमेंट में कि बाकी जगह भी उसके लिए कैपेसिटी, तो अगर वो शुरू हो गया, हमारा कम से कम 20-25 लाख लीटर तो दूध से भी चला जाएगा। तो बाकी स्टेट भी ये ऐसी चीज है, ये ऐसी बीमारी है, अगर एक स्टेट करेगी सबको करना पड़ेगा, तो उसको आपको फिर एक्सपोर्ट का सोचने का नहीं है, सारा दूध उसमें नहीं है, तो हम उत्पादन उसका ज्यादा कर सकते हैं। एक जो मुद्दा सबसे बड़ा था, जो FTA का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, अभी क्या कि भारत सबको मालूम है कि सबसे बड़ी मंडी है दूध की, खपत है, तो अब पूरे विश्व में जितने भी डेवलप कंट्री है, चाहे यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, USA, वहां उनकी खपत हो नहीं रही, वो भारत पे आंख लगाए बैठे हैं। जब भी हमारे PM बाहर जाएंगे या उनके PM आएंगे, सबसे पहले मुद्दा ये होता है कि FTA में डेयरी प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करो। हमको जब भी पता चलता है, पहुंच जाते हैं कृषि भवन, उसको अटकाने के लगे जाता है कि कैसे डेयरी को किसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ना लगा जाए। मुझे खुशी है कि अभी थोड़े दिन पहले जो WTO अभी जो कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एक बात डेवलप कंट्रीज ने मान ली है कि वो जो कृषि में जो सब्सिडी देते हैं, इनडायरेक्ट सब्सिडी, वो कम कर देंगे या बंद कर देंगे। अब देखिए USA खाली $15 बिलियन और यूरोप में तकरीबन 15 बिलियन $11 बिलियन, $26 बिलियन तो सब्सिडी दी जाती है इस पे डेयरी है उसमें। अगर वो निकल गई तो अपने आप ही भाव $1000 के करीब बढ़ सकते हैं, क्योंकि तकरीबन जो सब्सिडी जो मानी जाती है डेवलप कंट्रीज में $1000 पर मीट्रिक टन इनडायरेक्ट सब्सिडी दी जाती है। तो अभी ये जो WTO का साइन उसमें अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो सब्सिडी निकलने से $1000 का मार्केट में इम्पैक्ट आएगा। सबसे ज्यादा बेनिफिट भारत को है, क्योंकि हमारे यहाँ 1 पैसे की भी सब्सिडी नहीं है, ना उत्पादन के ऊपर ना एक्सपोर्ट के ऊपर। बाकी हमको
भारत में दूध का कंजम्पशन कैसे बढ़ाना है, ड्रिंक मोर कैंपेन हम एनडीडीबी को हमने रिप्रेजेंट किया। एनडीडीबी अभी एक क्वालिटी मार्क निकाल के लाना है कि अच्छी क्वालिटी का एश्योर देने के लिए, और ड्रिंक मोर कैंपेन कि पहले भी करते हैं कि दूध का खपत कैसे बढ़ेगी। तो ये जो सब चीजें हमको शॉर्ट टर्म में, जैसा 28 को मीटिंग बोला मंत्री साहब ने, ठीक है शॉर्ट टर्म में आप सब्सिडी दे दीजिए, एक्सपोर्ट के ऊपर सब्सिडी दे दीजिए, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, इससे समस्या हल होने वाली नहीं है। ये समस्या तभी हल होगी अगर भारत में उत्पादन के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उत्पादक, प्रोसेसर और कंज्यूमर, वो तीनों खुश रहेंगे। और तीनों तभी खुश रहेंगे अगर मार्केट स्टेबल होगी। और मार्केट तभी स्टेबल होगी जब ज्यादा से ज्यादा जो हमारा प्रोडक्शन है वो वैल्यू एडेड फॉर्म में जाए, जिससे कि प्राइसेस स्टेबल रहे। उसके लिए सबको मेहनत करनी है। हमको जहाँ तक हो सके, मैं आपसे पहली बार मुझे इतने प्राइवेट डेयरी वालों से भी बात करने का मौका मिल रहा है कि आप लोग जब पाउडर की मार्केट नीचे जाएगी, सब वो लिक्विड मिल्क में घुस जाते हैं, अच्छी बात है। और जब पाउडर की मार्केट ऊपर जाएगी, सब पीछे हो जाएगी। डे टू डे प्रॉफिटेबिलिटी गिरने से मार्केट कभी डेवलप नहीं होती कि आज घी में फायदा है, आज असेंबली में फायदा है, आज बोलिए तो आज वो बनाओ, कल लिक्विड में फायदा है इसमें बनाओ, परसों घी में। जब तक हम ये ना देखें कि कंज्यूमर का फायदा किस में है, किसान का फायदा किस में है, हम खुद कभी डेवलप नहीं हो पाएंगे। हमारे रोजी रोटी चलती है जो किसान दूध का उत्पादन करता है, कंज्यूमर उसको पैसा दे के करता है। हमको देखने कि उन दोनों का फायदा किस में है, उन दो खुश रहेंगे, उन दोनों का फायदा होगा तो हमारी इंडस्ट्री तो अपने आप ही चलेगी। तो मैं अंत में कंक्लूड करते यही कहूंगा कि ये जो सेमिनार अच्छा किया, इसमें जो भी आपने प्रश्न उठाए अच्छे हैं और कुछ शॉर्ट सोल्यूशन दिए गुप्ता साहब ने, शर्मा जी ने, वो भी अच्छे हैं। पर हमको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सोचने चाहिए और सबको मिल के, चाहे प्राइवेट है चाहे कोऑपरेटिव है, मिल के 2/3 अभी भी जो अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, अनब्रांडेड डेयरी प्रोडक्ट इंडस्ट्री है, उसको कैसे ब्रांडेड और ऑर्गेनाइज फॉर्म में लाना, उसके लिए बातचीत करें, उसी दिशा में आगे प्रोसेस करें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सोडे जी। इनकम तो बढ़ी रही है और वो जो पहले दूध नहीं पी सकते थे वो आज दूध पी रहे हैं, जो पहले दही नहीं खा सकते थे वो आज दही खा रहे हैं, जो पहले याकुल्ट के बारे में कुछ नहीं जानते थे वो आज प्रोबायोटिक मिल्क, प्रोबायोटिक दही के बारे में जानते हैं और खा रहे हैं। सवाल है सिर्फ वैल्यू एडिशन का। तो सोडी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। और मैं निवेदन करूंगा सांसद जी से कि सोडी जी को एक मोमेंटो भेंट करने की कृपा करें।